बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये BS 6 सेमेस्टर और MSc प्रीवियस वालों के लिए लेक्चर है। ये है हाई पास फिल्टर रिस्पांस, यानी कि हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि हाई पास फिल्टर जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल को किस तरह रिस्पांस करता है, और उसका फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली रिस्पांस कहलाता है। तो हमने पहले लो पास फिल्टर पढ़ा था। तो लो पास फिल्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो होते हैं उनको वो पास कर देता है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसीज को वो अटेनुएट करता है। यहाँ उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि ये एक ऐसा फिल्टर बनता है जो हाई फ्रिक्वेंसी को तो पास कर देता है लेकिन लो फ्रिक्वेंसी को अटेनुएट कर देता है। हम थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये देखें, ये आपके पास सिग्नल जनरेटर है, या यहाँ तो हमने सिग्नल जनरेटर लगा दिया, तो सर्किट में तो जाहिर है कोई इनपुट होगी जिसके फ्रिक्वेंसीज जो हैं डिफरेंट होंगी। तो बहरहाल ये हमारे पास सिग्नल जनरेटर है। इस सिग्नल जनरेटर से हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का AC प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज करते जाते हैं। तो जब लो फ्रिक्वेंसी होगी तो क्या होगा, ये देखें, ये कैपेसिटर है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कैपेसिटर जो होता है उसकी इम्पेडेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि XC जो होता है 1/2 पाई FC के बराबर होता है। अब लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो हाई होगी। तो जब यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो है पास होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ फ्रिक्वेंसी 0 कर देते हैं। तो जब 0 फ्रिक्वेंसी होगी तो XC की वैल्यू जो है वो अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को। तो ये कैपेसिटर जो है ये करंट को ब्लॉक कर देगा। जाहिर है यहाँ पे इस सर्किट में से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी मीन आउटपुट 0 के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो है यहाँ हम अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो है 0 के बराबर हो जाती है, आउटपुट हमें मिलते नहीं है, तो गेन भी 0 होगी। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, XC की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। अब XC की वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इम्पेडेंस है या रिएक्टेंस है वो कम होती जाएगी, तो करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, AC करंट। तो जब करंट इंक्रीज होगा डेफिनेटली ये जो रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो आउटपुट और इनपुट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी 0 से। जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं इसकी XC की वैल्यू कम होती जाती है, करंट ज़्यादा होता जाएगा, करंट ज़्यादा होता जाएगा तो हमारी आउटपुट जो है वो बढ़ती जाएगी। अब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, XC की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी इनपुट जो है हमारी आउटपुट पे आ जाएगी, तो उस वक्त गेन जो है वो 1 के बराबर होगी। आउटपुट और इनपुट आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये गेन जो है 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह हमारा ये जो हाई पास फिल्टर है ये काम करता है। अब रही बात कि इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी एक्सेस है और ये पावर गेन वोल्टेज अपना गेन इन dB हमने यहाँ लिखा है। तो ये यानी कि आउटपुट और इनपुट की जो रेशो है वो ये है। तो उसको हमने डेसिबल से पिछले लेक्चर में हमने तफसील से डिस्कस किया था, अगर ना समझ आए तो वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल इसमें ये देखें कि जब हम सिंगल RC सर्किट इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो रिस्पांस होता है वो कुछ यूँ होता है कि फ्रिक्वेंसी हम इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होगा, इनिशियली आउटपुट जो है वो 0 के बराबर होने की वजह से ऑलमोस्ट गेन भी 0 होगी। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है आउटपुट जो है वो इंक्रीज होती जाती है। और जब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, हम कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होगी तो XC 0 को अप्रोच करती है, तो उस वक्त इनपुट और आउटपुट आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब उस वक्त गेन जो होगी वो 0 dB के बराबर। आपको पता है कि वोल्टेज गेन जब 1 के बराबर होगी तो dB में उसकी वैल्यू 0 होगी, 0 dB। तो ये आपका
मैक्सिमम जो आउटपुट जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन जो है 70% हो जाती है, यानी कि बढ़ते बढ़ते गेन जो है 70.7% हो जाती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीबी में इसकी वैल्यू आती है -3 dB। तो इसके साथ जो एसोसिएट है फ्रिक्वेंसी, यानी कि वो फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन जो है 70.7% हो जाती है, तो वो फ्रिक्वेंसी कहलाएगी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास वो रीजन है जो कि अनवांटेड था, यानी कि रियल जो रिस्पांस मिलता है सर्किट का वो तो इस तरह का होता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये बैंड जो है ये पास हो तो ये ब्लॉक हो, लेकिन यहाँ ब्लॉक नहीं हुआ, यानी कि कुछ सिग्नल जो हैं जो हमारी अनवांटेड थे, नो डाउट उनकी एम्पलीट्यूड बहुत कम है, लेकिन फिर भी आउटपुट पे हमें मिल रहे हैं। तो आइडियल केस में तो हमारा जो हाई पास फिल्टर होना चाहिए उसका रिस्पांस कुछ यूँ होना चाहिए कि सडनली जैसे ही क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आती है उस वक्त इसकी आउटपुट मैक्सिमम हो, अदरवाइज इसकी आउटपुट 0 के बराबर हो। तो ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली तो हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन इसको रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। तो जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि जितने आरसी सर्किट जो हैं जिसको हम पोल कहते हैं उनकी तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ये अटेन्युएशन जो है या रोल ऑफ रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये देखें, अगर आप सिंगल आरसी सर्किट इस्तेमाल करते हैं कि तो रिस्पांस इस तरह का होगा, अगर डबल करते हैं तो रिस्पांस इस तरह का होगा, अगर 3 आरसी सर्किट इस्तेमाल करते हैं तो रिस्पांस इस तरह का होगा। मीन ये बहुत कम फ्रिक्वेंसी जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी जो है आउटपुट पे हमें मिलेगी अगर हम 3 या उससे भी ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं पोल। तो रही बात कि इसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ये जो है, ये फ्रिक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली जब एक्स सी और आर आपस में इक्वल होंगे तो वो फ्रिक्वेंसी जो है वो कहलाती है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये पिछले आर्टिकल भी हमने उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे कि आर जो होता है वो एक्स सी के बराबर हो जाता है, और एक्स सी जो है उसकी वैल्यू ये है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, R इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी सी, एफ सी इधर ले जाए तो एफ सी आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई आर सी। तो ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आपके पास होगी। अब इसका जो बैंड जो पास हो रहा है, तो आइडियल केस में तो ये होगा यहाँ से, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी से इन्फिनिटी फ्रिक्वेंसी तक ये बैंड जो है वो पास हो जाता है। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पर जब एक्टिव सर्किट पढ़ेंगे कि इसमें हम ये भी एक आइडियल केस है कि इन्फिनिटी फ्रिक्वेंसी को ये पास करता है, इसकी जो इनहेरेंट अटेन्युएशन आ जाती है जिसकी वजह से ये एक ख़ास फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी के बाद ये अटेन्युएट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ आइडियल केस में तो हम यही कहेंगे कि इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ सी, यानी कि बैंड जो पास होता है उसकी फ्रिक्वेंसी एफ सी से जितनी भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज हैं सारी की सारी वो बैंड पास के अंदर आ जाएंगी। अब अगली बात ये देखें, बैंड पास फिल्टर रिस्पांस, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो हैं वो हमें आउटपुट में मिले, उससे लोअर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी ना मिले, हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी ना मिले। तो इस किस्म का जो फिल्टर होगा उसको बैंड पास फिल्टर कहते हैं। तो उसका जो रिस्पांस बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि लोअर फ्रिक्वेंसी को भी उसने अटेन्युएट करना है, हायर फ्रिक्वेंसी को भी उसने अटेन्युएट करना है, लेकिन ये जो इतनी फ्रिक्वेंसी है इसको हम नाम देंगे बैंड विड्थ का। तो ये फ्रिक्वेंसी जो है वो पास करती है। तो यहाँ भी देखें, हम आगे जो डिस्कस करेंगे कि इसमें दो बेसिकली फिल्टर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा फिल्टर होता है कि जो लो फ्रिक्वेंसी को अटेन्युएट कर देता है और हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है। दूसरा फिल्टर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी को अटेन्युएट करता है, लो फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है। तो ये दरमियान वाला बैंड जो है वो पास हो जाता है, हायर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी जो अटेन्युएट हो जाती है। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास कर्व आ रहा है, तो इसमें ये जहाँ पे
गेन 1 के बराबर होगी, यहाँ पे गेन होगी 1, यानी कि ए बी की वैल्यू 1 होगी। अगर डीबी में लेंगे तो 0 डीबी के बराबर होगी। और यहाँ गेन जो है वो 70.7% होगी, मीन ये 0.7 कह लें, चलो 0.707 होगी। तो ये गेन होगी हमारी -3 dB का कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा रिस्पांस आ रहा है, ये जो कर्व आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, ये जो शो कर रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी जो पास हो रही है, तो जब इसकी वैल्यू जो है इतनी होगी कि इसकी गेन जो है 70% हो जाए, तो डेफिनेटली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी। इसको हम लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह जब मज़ीद फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती जाती है तो ज़ाहिर है ये हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे होगी जब इनपुट और आउटपुट आपस में इक्वल हो जाएगी, तो उस वक्त गेन जो है इसकी 1 के बराबर होगी। अब मज़ीद हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वो जो हमारा आउटपुट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जहाँ पे गेन जो है 0.707 रह जाती है, यानी कि 70% आउटपुट होती है इनपुट का, तो वहाँ पे ये फिर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको कहते हैं अपर 3 dB फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो बैंड विड्थ है जो कि पास हो रहा है, ये पास हो रहा है। अब रही बात कि ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे गेन 1 के बराबर होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, ये भी बात दिन में रखें, लाजमी नहीं है कि यहाँ पी की बने, ये इसका जो ये कह लें कि प्लेट्यू है वो इंक्रीज भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ये कि किस फ्रिक्वेंसीज को, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज को आप पास कर रहे हैं। अगर उसकी वेट से ज़्यादा है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली ये सिर्फ यहाँ पे पीक नहीं बनेगी, बल्कि ये एक स्मूथ हिस्सा बनेगा कर्व का। तो बहरहाल ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल फ्रिक्वेंसी। तो ये सेंट्रल फ्रिक्वेंसी F0 है। बेसिकली क्या होता है, ये दोनों फ्रिक्वेंसी मीन FC1 और FC2 का ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह निकाला जाता है, F0 इज इक्वल टू पहली फ्रिक्वेंसी, दूसरी फ्रिक्वेंसी, इनका प्रोडक्ट और इसकी अंडर रूट। अब रही बात कि एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर ये फ्रिक्वेंसी जहाँ पे ये सेंट्रल फ्रिक्वेंसी यानी जहाँ पे गेन जो है 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई बैंड विड्थ। बैंड विड्थ को हम यूँ भी शो कर सकते हैं F0 ओवर FC2 माइनस FC1। ये दोनों फ्रिक्वेंसीज का जो डिफरेंस है इसी को कहेंगे ना बैंड विड्थ। तो ये F0 ओवर FC2 माइनस FC1 आ जाएगा। अब रही बात कि अगर बैंड विड्थ जो है वो नैरो होता जाएगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बैंड विड्थ जो है वो वाइड होता जाएगा तो क्यू की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो आम तौर पर जब क्यू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 होती है, तो ये हमारा जो बैंड पास फिल्टर होता है ये कहलाता है नैरो बैंड पास फिल्टर यानी कि ये नैरो बैंड पास होता है। लेकिन अगर इसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो ग्रेटर हो जाए 10 से, यानी कि डब्ल्यू बी इसकी वैल्यू जो है लेस हो जाए, पहले हमने ग्रेटर कहा अब लेस हो जाए, तो डेफिनेटली बैंड विड्थ जो है ज़्यादा होगी तो तब ये लेस होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो होगा बैंड पास फिल्टर, इसको हम नाम देंगे वाइड बैंड पास फिल्टर। अच्छा, एक और बात जो है वो भी इसमें क्वालिटी फैक्टर को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है इसका भाई डैम्पिंग फैक्टर का। जितना डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा क्वालिटी फैक्टर जो है उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि जितना डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा होता जाएगा क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर और डैम्पिंग फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम देखते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर रिस्पांस। तो बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होगा, ऐसा फिल्टर
जो एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है उसको तो रिजेक्ट कर दे, एलिमिनेट कर दे, लेकिन अपर और लोअर फ्रिक्वेंसीज को पास होने दे, तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर कहलाता है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया, इसको बैंड रिजेक्टर भी कहते हैं, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी कहते हैं, इसको नॉच भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वही बात जो हमने पहले बैंड पास फिल्टर में पढ़ी थी कि ये भी एटलीस्ट दो फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि एक फिल्टर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रिक्वेंसी को अटेनुएट करता है, दूसरा लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को अटेनुएट करता है। लेकिन इनकी जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाता है, आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये उसका रिस्पांस बनता है। ये देखें, जब गेन 1 के बराबर होगी तो डेफिनेटली वो 0 dB के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू आएगी। तो ये गेन है हमारी 1। जब 70% रह जाती है गेन, यानी कि ये देखें गेन जो है यहाँ पे आ गई, तो ये जो फ्रिक्वेंसी होगी ये लोअर 3 dB फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, FC1 इसको कहेंगे। और इसी तरह जब ये अगला जो हिस्सा है, यानी कि फिल्टर जो है वह एक्टिव हो जाता है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, वो भी -3 dB के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। तो ये वो हिस्सा है जो पास हो रहा है, यानी कि ये सिग्नल जो है वो पास हो रहे हैं इस फ्रिक्वेंसी के। लोअर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी अटेनुएट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल लोअर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी पास हो रहे हैं, हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल भी पास हो रहे हैं, ये सिग्नल जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे गेन देखें कम हो जाती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी सेंटर फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ भी उसकी फ्रिक्वेंसी जो उसी तरह निकाल सकते हैं, यानी कि F0 किसके बराबर होगा, वही FC1 और FC2 अंडरवुड के बराबर होगा। और इसी तरह यहाँ जो बैंड विड्थ होगी वो भी किसके बराबर होगी, भाई FC2 माइनस FC1 के बराबर होगी। तो ये तो डिफरेंट जो हमारे फिल्टर थे उनकी हमने रिस्पांस डिस्कस किए। अब आगे जो हैं ये जो डिफरेंट रिस्पांस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके डिस्कस करेंगे, और फिर एक्टिव फिल्टर जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखता हूँ अगर टाइम है तो वो भी और हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर पढ़ते हैं, वो चाहे लो पास हो, हाई पास हो, बैंड पास हो या बैंड स्टॉप हो, उसके जो आउटपुट बनती है, यानी कि उसका जो रिस्पांस होता है फ्रिक्वेंसी और उसकी गेन का जो ग्राफ होता है, उनके मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन्हीं के लिहाज से उनको नाम दिए जाते हैं। तो ये है फिल्टर रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ये 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कह लें, जो आम इस्तेमाल हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है बटरवर्थ, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आप देखें कि इसका जो बैंड पास है उसमें जो गेन है वो स्मूथ है, लीनियर है, और इसका जो रोल ऑफ रेट है वो है 20 dB -20 dB पर डिकेड पर पोल, यानी कि हर पोल के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो डिके होता है, जो इसका रोल ऑफ होता है, यानी कि जो हमारे सिग्नल हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो वो -20 dB पर डिकेड पर मोल होता है। तो ये एक बटरवर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बेसल है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये जो हमारा पास बैंड का जो रीजन बनता है, इसमें गेन जो वो स्मूथ होती है, लेकिन इसका जो रोल ऑफ रेट होता है वो 20 dB पर डिकेड पर पोल से ज़्यादा होता है, यानी कि इसका डिके रेट, रोल ऑफ रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। मीन ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज जो हैं इसमें पास आउट हो जाती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पल्सेस भी आ रहे हैं पीछे से, यानी कि जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं वो पल्सेस की शक्ल में भी हैं, तो लेकिन आउटपुट जो उसकी स्मूथ होती है।
और तीसरा जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके फिल्टर रिस्पॉन्स के, वो है चेबीशेव। तो इसमें ये देखें कि इसका जो रोल ऑफ रेट है वो तो बटरवर्थ से भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो पास बैंड होता है इस पे रिपल्स आते हैं, यानी कि इसकी गेन जो है वो स्मूथ नहीं होती, उसमें रिपल आते हैं। तो ये सारे के सारे जो फिल्टर के रिस्पांस होते हैं उसके डिफरेंट जिनके रिस्पांस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हम मेंटेन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, और क्या कहते हैं कि इसमें फिल्टर्स में, और साथ ही साथ उनकी जो डिफरेंट अपना वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि हम RC वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं रिस्पांस के। तो इसमें दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डैम्पिंग फैक्टर। अब डैम्पिंग फैक्टर जो है बेसिकली क्या करता है, डैम्पिंग फैक्टर से हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिस्पांस है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, चेबीशेव होगा, बटरवर्थ होगा या बेसल होगा। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें जो फीडबैक सर्किट होता है, नेगेटिव फीडबैक, वो है इसका रिस्पांस जो है, यानी कि डैम्पिंग फैक्टर जो है उसको डिफाइन करता है, और साथ ही साथ इसके जो कंपोनेंट है उसके ऊपर डैम्पिंग फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है। तो डैम्पिंग फैक्टर को बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस R1 और R2, यानी कि इस सर्किट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये फीडबैक हो रहा है, तो ये डैम्पिंग फैक्टर इस सर्किट के लिहाज से हम कहेंगे 2 माइनस R1 ओवर R2। अब जिस तरह पहले मैंने कहा कि इसका रिस्पांस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम डैम्पिंग फैक्टर जो है उसका सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिस्पांस जो है वो बटरवर्थ है और सेकंड ऑर्डर हमारे, यानी कि हमने 2 पोल इस्तेमाल किए हैं, तो उसके लिए डैम्पिंग फैक्टर जो है उसकी वैल्यू जो है 1.414 होनी चाहिए। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू ये होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस इक्वेशन से अगर देखें R1 ओवर R2 किसके बराबर होगा, ये 2, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये फैक्टर इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1.414, तो ये 0.568 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से हम ये रजिस्टर जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या हुआ कि R1 जो होगा वो बेसिकली 0.586 R2 के बराबर होगा। बिल फर्ज R2 जो है वो 1 के है, R2 जो है चलो 10 के है, इस यानी कि इफ R2 जो है वो 10 के हो तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 इज इक्वल टू 0.586 मल्टीप्लाई बाय 10 के। तो ये क्या आ जाएगा, इसको 10 के से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5.86 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R2 जो है वो 10 के बराबर होगी तो R1 की वैल्यू जो है आपको 5.8 यानी किलो ओम, ये याद रखिए, ये के का मतलब किलो ओम है, तो 5.86 किलो ओम के बराबर होगी। जब ये इस सर्किट में R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा जो रिस्पांस बनता है वो बटरवर्थ होगा, और ये सेकंड यानी कि यहाँ जो ज़ाहिर है इसका RC जो हमारे पास होगा उसमें डबल सर्किट यानी डबल पोल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिचुएशन आएगी आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैम्पिंग फैक्टर जो है बेसिकली हम जो डिफरेंट रिस्पांस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए डैम्पिंग फैक्टर का सहारा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।